अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की खूबसूरत संगमरमर की इमारत के सामने मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही एक और सुप्रीम कोर्ट के जज ने आइन से वफादारी का हल्फ उठाया है और वो हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। ये कायम मकाम जज थे और इनको सुप्रीम कोर्ट में आज बाकायदा मुस्तकिल जज के तौर पे तैनात कर दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आर्जी तौर पे कायम मकाम जज सुप्रीम कोर्ट के तौर पे लाए गए थे और ये वो वक्त था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के ओहदे के ऊपर एक तनाज़ा चल रहा था। जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया था तबादले के नाम पे, और इसी तरह जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को भी मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया था। बज़ाहिर अगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही रहते तो फिर शायद उनके लिए या तो जस्टिस सरफराज डोगर के साथ काम करना मुश्किल हो जाता या फिर उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात करना पड़ता। ऐसा नहीं हुआ और उनको ऊपर लाया गया और ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद जब जजों के तबादले और सीनियरिटी के हवाले से मामला सुप्रीम कोर्ट में जब ज़ेर समाअत था, जब उसका फ़ैसला आएगा तो शायद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का भी चांस निकल आए और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। और अब कई माह के बाद अब जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियरिटी का मामला है वो तय हो चुका है, आइनी बेंच ने तय किया और उसकी अपील इंट्रा कोर्ट अपील जो है अब आइनी अदालत के सामने ज़ेर समाअत है। तो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की मुस्तकिल तैनाती बतौर सुप्रीम कोर्ट जज के बाद लगता ये है कि वो तबादलों और सीनियरिटी का मामला जो है उसका चैप्टर भी अब बंद हो चुका है। गो के कानूनी और तकनीकी एतबार से मामला अपील के अंदर अभी भी आइनी अदालत के अंदर ज़ेर समाअत है। तो आज की इस हल्फ बर्दारी की तकरीब में कुछ दिलचस्प मनाज़र थे, कुछ गुफ्तगू भी हुई। जस्टिस मोहम्मद आसिफ से गुफ्तगू हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जिनके बच्चे के हाथों की गाड़ी तले दो मासूम बच्चियों की जान भी गई। और फिर उसके अलावा हमने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ भी मुख्तसर बात की और चंद दीगर जजेस से भी बात हुई। इसी वाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं साकिब बशीर, वो भी हमारे साथ हैं, और अदील सरफराज। तो सबसे पहले तो साकिब बशीर आपसे ये गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब? मैं तो हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के साथ बड़ा धोखा हुआ है। इनको जब आर्जी तौर पे सुप्रीम कोर्ट आने के लिए कहा गया था तो ज़ाहिर बात है जब तक जज की मर्ज़ी ना हो तो वो एक्टिंग जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता। तो उनको शायद उस वक्त ये तसल्ली दे के ऊपर लाया गया था कि हम बाद में ज़रा ये सीनियरिटी का मसला हल हो जाए तो आपको ही हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे बज़ाहिर, मगर ऐसा हुआ नहीं। और लग ये रहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जब तबादले हो रहे थे जजेस के और जस्टिस सरफराज डोगर को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जा रहा था तो उस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी को ये मालूम था कि जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, मगर उन्होंने बाद में मीडिया के सामने तो ये कह दिया कि उनकी राय में ये सीनियरिटी में सबसे नीचे जाने चाहिए जस्टिस सरफराज डोगर। मगर जब उनकी तबादले की समरी आई तो चीफ जस्टिस ने यह सवाल ही नहीं उठाया बज़ाहिर, और या तो उन्हें पता था कि ये चीफ जस्टिस लगेंगे या उन्होंने सवाल ही नहीं उठाया, क्योंकि सवाल उठाते तो फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को क्या जवाब देते। तो फिर आपको क्या लगता है कि आज जो है जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो एक किस्म की तबादलों पे हामी भरी थी, ये आज उसका एक मंतकी अंजाम है? आपको क्या लगता है? एक तो आज की जो तकरीब है वो थोड़ी सी गैर मामूली इस वजह से थी क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम के बाद पहली कोई बड़ी तकरीब थी जहाँ पे जजेस ने मौजूद होना था, और जजेस की ज़ाहिर सी बात है मीडिया के साथ भी और वकला के साथ भी एक डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो होता है। तो उस लिहाज से हाई कोर्ट के जजेस मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद थे। जो बात आपने की कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब को ऊपर लाया गया, कायम काम जज बनाया गया, फिर उनको बाद, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर चीज़ें एक दो ऐड करूँगा। आपको याद होगा 6 जजेस के ख़त में जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, वो मुझे ज़राए कंफर्म किया कि वो एग्री थे, लेकिन वो खुल के नहीं आए उसमें, ठीक है। फिर जब 5 जजेस जिसमें खुफिया इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए वो मुदाखलत के इल्ज़ामात थे, फिर जब 5 जजेस की ट्रांसफ़र वाला मामला आया उस वक्त भी
उन्होंने अपना जो है वो खुल के उस तरह उसको चैलेंज नहीं किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। तो 5 जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट आए। जस्टिस अरबाब तो वैसे ही दूसरे साइड पे जा चुके थे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थोड़ा सा उनका डिफरेंट माइंड था, या ये है कि वो वहाँ पे जो खिचड़ी पक चुकी थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ट्रांसफ़र जजेस के आने के बाद खिचड़ी मजीद जो है वो पक रही थी कि 10 या 11 फरवरी को इजलास था जिसमें चीफ जस्टिस 12 फरवरी को मेरे ख्याल में, जिसमें चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से बात हुई, या उसके बाद जब कंफर्म जो चीफ जस्टिस लगाया गया तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को भी कंसिडर किया गया। अगरचे वो कायम काम थे सुप्रीम कोर्ट में, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कोशिश भी काफ़ी की कि जो वो उनको विदाउट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। तो अल्टीमेटली मेरी ज़राए के मुताबिक या मेरे ख्याल के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी यही चाह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल अगर जज बन जाएं तो ठीक है, बाकी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामला तो आपको पता ही है कि लेकिन फिर भी उनकी पहली तरजीह तो यही होती ना कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। डेफिनेटली नहीं, वो तरजीह बिल्कुल थी अगर वो चीफ जस्टिस बन जाते, तो अगर नहीं तो फिर वो वहाँ पे जो हालात अब चल रहे हैं वहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ग्रुपिंग आप उसको कहें या जो भी उसको राय का इख्तलाफ कहें या जो भी कहें, अलग थलग एक सिस्टम चल रहा है वहाँ पे। जिस तरह जो है वो केसेस लगाए जाते हैं, फिक्सेशन है, बाकी मामला सारे हैं, तो उसमें फिर उन्होंने बेहतर समझा कि मैं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही आ जाऊँ, सुप्रीम कोर्ट में ही आकर जो है वो फर्दर जो है वो आगे चलाया जाए इसको। अदिल सरफराज, आपको क्या लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को काफ़ी हद तक जो है वो अंधेरे में रखा। ख़ास तौर पे जब तबादलों की समरी उनके पास आई तो मुझे यकीन है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ उनकी कोई कन्वर्सेशन ना तो उन्होंने की ना वो करना चाहते थे, और शायद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मालूम था कि जब जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे तो वो चीफ जस्टिस ही लगेंगे, और उन्होंने याद समरी में कोई सवाल भी नहीं उठाया ना लॉ मिनिस्ट्री से। और बाद में फिर आईनी बेंच ने ऑर्डर किया कि ये सदर ममलकत जो है ये नोटिफिकेशन दोबारा जारी करें, हालांकि वो ये कह सकते हैं कि तुम्हारा तमाम मुशावरती अमल दोबारा होना चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उसमें फंस जाते। फिर वो कैसे तमाम मुशावरती अमल में दोबारा चीफ जस्टिस के बाद समरी आती, तो उनका तो ज़ाती मौक़िफ़ वो मीडिया को बता चुके थे कि ये तबादला शुदा जजेस जो हैं जूनियर तरीन जजेस होंगे, सबसे नीचे आएंगे फहरिस्त में। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी उनको एक किस्म का सेफ पैसेज दिया। तो क्या लगता है कि ये जो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ हुआ है, और मेरी मुख्तसर शायद बात भी हुई, उनका जवाब तो नहीं दिया, मैंने उनसे इतना ही कहा कि सर आपको लगता है कि यू हैव बीन किक्ड अपस्टेयर्स, मतलब तरक्की तो होगी लेकिन कोई इतने अच्छे मैनर्स में नहीं हुई। तो आपको क्या लग रहा है जस्टिस याहिया अफरीदी के सारे रोल में जो आज मंतकी अंजाम तक पहुंचा है, क्या किरदार? देखें, बात तो आपकी दुरुस्त है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब शायद चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए। ख्वाहिश तो उनकी यही होगी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बन जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मगर फिर हमने देखा कि फैसला तो हो चुका था, जस्टिस सरफराज डोगर को ही लगाना है। नहीं तो जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जब पहली बार समरी आई थी तो मैं तो कह रहा हूँ उस वक्त उन्हें पता था कि ये चीफ जस्टिस बनने के लिए लाए जा रहे हैं। नहीं, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी इसमें हम्बल सी जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये लगता है, आप यू मे डिसएग्री, कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस याहिया अफरीदी के दरमियान कुछ अंडरस्टैंडिंग थी। जब वो यहाँ पर आए उन्हें ये मालूम था, और इवेंचुअली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही आना था, अदरवाइज बहुत कुछ हो जाता और चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह थी। कायम में काम चीफ जज क्यों लाया, फिर तो मुस्तकिल लाते ना। उस वक्त मुझे लगता है कि लारा लगाया गया, उस वक्त उनको सेफ किया गया, और इसी मकसद के लिए लारा लगाया गया। लारा नहीं, एक ट्राई थी दोनों की तरफ से। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ट्राई होती तो याहिया अफरीदी जब पहली बार समरी आई थी तो उसी वक्त सवाल उठाते कि ये कहाँ इनके सीनियरिटी में दिया क्या होगा ना कि आपके सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं। अच्छा, हाँ, नहीं बिल्कुल, वो जो जब ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी जो असेसमेंट है उस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन मेरे ख्याल में नहीं थी। उस वक्त कुछ जजेस जो है वो याहिया अफरीदी साहब से मिलना भी चाह रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो इन्होंने वक्त ही नहीं दिया उनको मिलने का, और उस दौरान ट्रांसफ़र हो गई, इसीलिए तो नहीं वक्त दिया ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी सारे मामलात में ऑन बोर्ड होंगे और चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस डोगर ये भी उनको पता होगा। मज़हर ने अपनी जजमेंट में लिखा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बहुत पहले से ऑन बोर्ड थे। अच्छा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उसके बाद जो मेरी असेसमेंट है कि उसके बाद जब चीज़ें शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस ट्रांसफ़र उसका एप्लीकेशन वो दरखास्त लेकर आ गए, तो उसके बाद मेरा ख्याल है चीज़ें फिर ये याहिया अफरीदी साहब के साथ हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि दोबारा मेरे पास नहीं, दोबारा कायम मकाम, और उसके बाद फिर
मुस्तकिल जो चीफ जस्टिस वो जज के तौर पर जो वो बहरहाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अगर चाहते तो वो मामला सदर पाकिस्तान से नोटिफिकेशन दोबारा जारी करने के हुक्म की बजाय वो तमाम मुशावरती अमल को कह सकते थे कि दोबारा किया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस से भी दोबारा कंसेंट मांगी जाती चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। मगर ऐसी सूरत में चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने फैसला भी कर दिया और उनको आईनी अदालत में भी नहीं लगाया गया, ये नहीं भी लगाया मतलब गया। देखे ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान के से अगर दोबारा मुशावरत का हुक्म आ जाता आईनी बेंच की तरफ से, तो फिर चीफ जस्टिस कैसे वो समरी को कंसेंट देते, जिसमें वो पहले ही मीडिया को कह चुके थे कि उनकी राय में जो है ये तबादला शुदा जजेस सीनियर जूनियर तरीन पोजीशन में जाएंगे। नहीं, वैसे मैं आप दोनों हजरात से ये पूछना चाह रहा था, मेरी तो हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग आज ये मैंने देखा है जजेस साहिबान को मिलकर उनसे बातचीत करके, मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान आपको डिसहार्ट नज़र नहीं आए, कोई मायूस से कोई बात भी नहीं कर पा रहे, उनसे सवाल करें तो वो उसके ऊपर भी कहते हैं मिसकंडक्ट हो जाएगा। हाँ, एक जज साहब को जब कहा गया कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने कहा यार अब तो लगता है इसके जवाब में भी हम पे मिसकंडक्ट लग सकता है कि हम कैसे हैं। आज मैंने इतना मोहतात जजेस साहिबान को पहले कभी नहीं देखा, वो बात करते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं रिजर्व थे। वो एक सवाल का जवाब, जो सवाल भी सियासी या अदालती अंदर मामलात में नहीं था, हाल हवाल पे था, उस पर भी वो अवॉइड कर रहे थे कि कहीं उन्हें तो कोई देख ना ले मीडिया से बात करते हुए। तो ये वो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट है जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने एक कारनामा अंजाम दिया है। याहिया अफरीदी साहब ने जजों के जो इर्द गिर्द एक शिकंजा कस दिया है और वो अपने दोस्तों के लिए कसा था, वो दोस्त तो चले गए हैं, अब जो है वो बाकी रह गए हैं। बाकी बड़े मोहतात क्या वो बिल्कुल भी इग्नोर कर रहे थे। आज तो आज मैंने 2-3 ऐसे जजेस साहिबान उनसे जब मेरी बात हुई, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला का जो लॉस है वो बाकायदा फील कर रहे हैं जजेस साहिबान। वो कह रहे हैं कि ये हमारी जुडिशरी का बहुत बड़ा लॉस है। सवाल हुआ कि क्या आपने भी शाह साहब को जब रोकने की कोशिश नहीं की, तो वो आगे से बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने कहा आपको पता है इसका जवाब मुझसे क्यों पूछते हैं, तो अच्छा, यही कहकर आगे चले गए। अच्छा, आज की जो सेरेमनी थी इसमें एडवोकेट एहसन भून, अब पता नहीं उन्हें जस्टिस कहा जा सकता है या नहीं, वो भी कोई जज शज तो रहे हैं किसी आप कोई ओहदा क्रिएट करें टॉप का, वो किंग मेकर टाइप अपने आप आज को तो पोर्ट्रे कर रहे थे। सारे हाईकोर्ट के जजेस को भी जज साहब को रेस्क्यू भी करने आए हैं वो। हाँ बिल्कुल वो ना सारे हाईकोर्ट के जजेस को ऐसे करके मिल रहे थे कि जैसे सारे उनके शागिर्द हैं। वैसे उन्होंने सादी तो बहुत दिखाई है 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम में, और जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और कोई मामूली मेंबर नहीं है, बड़े अहम मेंबर। जो मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने 3-4 रोज पहले कहा कि ये असल तो उन्होंने कहा मैं नून लीग से नहीं हूँ, मैं एहसन भून की पार्टी से हूँ। और आपको पता नून लीग वाले इस बात पे बड़े खुश हैं। बहरहाल एहसन भून साहब ने एक और आज कमाल का काम किया, जब वो हाई कोर्ट के 3 जजेस अपनी रो में बैठ के, तो एक मुअज़्ज़ज़ जज के साथ वाली कुर्सी पे, खाली कुर्सी पे उन्होंने अपना कासिद बैठा दिया और वो तीनों जजेस के साथ उनका कासिद काफ़ी देर तक बैठा रहा। और मैंने एहसन भून साहब से कहा कि मैंने कहा ये आपने क्या किया है, वो कहते हैं मेरी कुर्सी लेके बैठा हुआ है, कोई और ना बैठे। अच्छा, तो बाकायदा जनाब जज साहब के साथ वो जो है ना एहसन भून साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट का मुलाजम बैठाए रखा काफ़ी देर तक। मतलब इसमें ये बात नहीं है कि एज एन इंसान बैठना कोई साथ बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ कर्टसी भी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि एहसन भून साहब ने ये जानबूझ के किया और सिर्फ उन मुअज़्ज़ज़ जज साहब को जो उसके बाद ये बताया ना कि वो कासिद बैठा रहा और कासिद को उठा के फिर खुद बैठे, फिर वो गपशप के माहौल में ऐसे बिल्कुल, और फिर बड़ी देर तक वो उन जज साहब से गुफ्तगू करते रहे, जो जज साहब ज़ेरे अताब जजेस में से एक है, और ये तासुर देते रहे कि हमारी जो है ना बड़ी सीरियस मामले पे गपशप हो रही है और आइंदा अगर कुछ ना भी हुआ, तबादला ना भी हुआ, तो तासुर यही जाएगा कि भून साहब ने कोई मामला तय कर दिया। तो बहरहाल ये इस तरह के एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट भी की जाती है इस तरह की पब्लिक सेरेमनीज के अंदर। बहरहाल आज एक और मुअज़्ज़ज़ जज साहब से भी गुफ्तगू हुई, वो हाल ही में एक उनके फैमिली के अंदर एक हादसा हुआ था, तो मेरे ख्याल में वो गुफ्तगू एज अ जज तो उन्होंने नहीं की, उन्होंने एज अ फादर, एज अ एक वालिद के तौर पे, एक आम इंसान के तौर पे उन्होंने काफ़ी चीज़ों को क्लैरिफाई किया अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे जहन में बहुत से सवाल थे, मीडिया पे बहुत सी चीज़ें आ रही थी। हादसा हुआ था एक बच्चे का, इस बात की तो ज़रूर तस्दीक हुई है आज कि वो कम उम्र बच्चा था, उसका लाइसेंस भी नहीं बना था, और इस बात की भी तस्दीक हुई है कि गाड़ी जो है वो जज साहब के नाम पे नहीं थी, जज साहब के बच्चे के नाम पे नहीं थी, गाड़ी जो है बच्चे के किसी दोस्त की गाड़ी थी और वो बच्चे के दोस्त की गाड़ी थी। तो ड्राइवर ये भी नहीं मालूम कि वो गाड़ी नॉन कस्टम पेड थी। अच्छा, ये इसका भी इल्म नहीं था, तो पता ही नहीं। वो कहते हैं गाड़ी उनकी थी नहीं, चाहे बच्चे के किसी दोस्त की गाड़ी थी। आई डोंट नो, अब जिस दोस्त की भी गाड़ी थी उस दोस्त को कहीं ना कहीं तो फिगर होना चाहिए था, लेकिन इस केस में वो दोस्त कहीं भी
सामने नहीं नहीं आया। मेरे ख्याल में वो आना ज़रूरी था। और फिर उसके अलावा वो शायद किसी और जज का बेटा हो। और जाहिर बात है वो अब शायद एक ही घर से अगर कॉलोनी से निकले तो हो सकता है किसी और ये चीज मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक बनती है। पहले तो हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जज साहब का बेटा जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी का नंबर जाली था, वो किसी करोला गाड़ी का नंबर था, वो इसका नहीं था। अब तो मेरे ख्याल है नेक्स्ट स्टेप चला गया है कि जज साहब के पास गाड़ी किसी और की थी, मतलब ये कि कोई और थर्ड पार्टी जो है उसने जाली नंबर की गाड़ी जज साहब के बेटे को, और 1:30 बजे की बेटा जो है वो उसको दौड़ा रहा है। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि गाड़ी मेरे पास नहीं थी या मेरे घर में नहीं थी, गाड़ी इसके दोस्त की किसी गाड़ी, और ये ड्राइव कर रहा था कि हमारे घर ये गाड़ी खड़ी नहीं हुई, वो ये कह रहे थे। बिल्कुल। और ये गाड़ी किसी दोस्त की थी, लेकिन वो कौन लोग थे, कौन बच्चे थे, और वो गाड़ी अगर एक्सीडेंट में वो यूज हुई है या एक्सीडेंट हुआ है तो मेरे ख्याल में उसके मालिक को भी सामने आना बहुत ज़रूरी था। मगर एक और चीज़ जो सामने आई है, एक सवाल ज़रूर हुआ कि चले बच्चों का खून तो माफ़ कर दिया उनके वालिदैन ने, अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, मगर जो कम उम्र की ड्राइविंग है, लाइसेंस के बगैर ऑब्वियसली ड्राइविंग है, और वो तो उसके जराइम तो वो चीज़ तो चलती रहेगी, वो ट्रायल तो अब चलता रहेगा। वो यही चीज़ सामने आई है वो कि भाई वो चीज़ तो अब चलता रहेगा, वो केस सामने इसी तरह। लेकिन ये तासुर गलत है कि केस बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो बच्चा अभी भी ज़मानत में। असरअंदाज होने के हवाले से जो चीज़ सामने आई है, उन्होंने कहा कि मैं मौके पे कहीं नहीं गया, बल्कि उन्होंने बताया कि कोई हमारे एक साथ के एंकर थे जिन्होंने उन्हें मुतला किया कि ये इस तरह का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा। हाँ, वो नाम ले रहे थे, शायद आदिल अब्बासी हैं। तो वो यही कह रहे थे कि शायद नहीं, बल्कि वो कह रहे थे कि कोई किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। तो उन्होंने उनको बताया कि ये इस तरह का एक्सीडेंट हो गया, वो कोई सियासी जमात से उनका ताल्लुक है। तो बहरहाल ये चीज़ें आज हुई। लेकिन एक बात मुझे जो बड़ी मतलब अच्छी लगी कि जो गुफ्तगू हुई उसमें वो बिल्कुल मुझे लगा कि वो एक वालिद की तरह बात कर रहे थे, और ऑब्वियसली बड़े प्रेशर में थे, और वो महसूस कर रहे थे कि जो कुछ भी हुआ, वो बार बार यही कह रहे थे कि हादसा है और ये हमारे बच्चों के साथ, किसी फैमिली के साथ भी हो सकता है। तो वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे, और मुझे लगा कि उन्होंने ऑब्वियसली इस वाक़े का बहुत असर लिया है, और बड़े वो ही गए भी हैं। वैसे जो फैमिलीज थी उनके पास 3-4 दफ़ा जो है वो गए हैं मेरी इतला के मुताबिक, और ये भी इतला है कि अब लेन देन क्या हुआ है वो तो एक अलग कहानी होगी, लेकिन उनकी जानिब से ये भी था कि अब मेरा बच्चा था, उससे गलती हुई है, आपकी बेटियां गई हैं, आपके नुकसान का कोई मुदावा नहीं हो सकता, अब जो है वो आप जो भी मुझे कहेंगे मैं हाजिर हूँ। तो ये 3-4 दफ़ा गए हैं मतलब उन फैमिलीज़ के पास भी। बहरहाल जी, आज की ये जो तकरीब थी, इससे एक जो इब्हाम था अब वो बज़ाहिर हतमी तौर पे दूर हो गया है। जजेस की सीनियरिटी और तबादले वाला मामला भी अब अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में एक तरह से वो कंक्लूड हो चुका है। मगर ये और बात है कि अपील अभी पेंडिंग है, कुछ आइन की तशरीह और आइनी वो अदम पैरवी जजेस पेश नहीं हुए थे। एग्जैक्टली मुझे अब याद आ गया, करेक्शन, बिल्कुल वो नॉन प्रोसिक्यूशन पे वो अपील भी डिसमिस हो चुकी है, क्योंकि आईनी अदालत के सामने आप कह रहे हैं सीनियरिटी का मामला हल हो गया, सीनियरिटी का मामला भी हल नहीं हुआ सर। आज देखें जो सीनियर तरीन जज हैं पाकिस्तान के, वो तो आए नहीं, उनका नाम भी था कुर्सी के ऊपर लिखा हुआ। अमीनुद्दीन खान साहब भी कुर्सी खाली थी, क्योंकि जाहिर बात है अब हाई कोर्ट में तो चीफ जस्टिस या फरीदी नहीं जाएंगे किसी और, लेकिन इस कुर्सी को पुर करने के लिए उन्हें वो कुर्सी थोड़ी देर के लिए छोड़नी पड़ती, जिसके लिए वो शायद तैयार नहीं। दोबारा इतना टाइम कोई पता नहीं आजकल कुर्सी खाली रह जाए, कोई भी आगे बैठ। सरफराज डोगर साहब भी मौजूद थे आज की तकरीब। जी हाँ, सरफराज डोगर साहब की एक दिलचस्प बात यह है कि वो उनके साथ एक बड़े दिलचस्प जज बैठे। वो जज जो पहले सिंध हाई कोर्ट में थे, जस्टिस के आगा। अब मैं काफ़ी देर से उनको ऑब्जर्व कर रहा था, जस्टिस सरफराज डोगर को, के आगा को। अच्छा, जस्टिस सरफराज डोगर ने गलती से भी ना जस्टिस के आगा की तरफ मुँह नहीं किया कि कहीं बात ही ना करनी पड़ जाए। अब के आगा साहब को उर्दू नहीं आती, और जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो अपनी कौमी ज़ुबान पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो शायद के आगा भी अवॉइड कर रहे थे। और बिल्कुल नहीं, मैं काफ़ी देर तक देखता रहा, मैं तो काफ़ी देर तक देखता रहा। मैं क्या सलाम दुआ ही शायद हुई हो, आई डोंट नो शुरू में कहीं हुई हो, लेकिन ये है कि उन्होंने एक दूसरे से बिल्कुल साथ जुड़ी हुई कुर्सी पे बैठे थे। लेकिन अब दोनों की जाहिर बात है इसमें जुबान में भी है ना, तो के आगा साहब को भी कौमी जुबान पर इन्हिसार करने की तरफ जो है कोशिश नहीं। इससे एक सबक ये है कि जुबान जो भी हो इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, जजेस कभी कभी एक जैसे ही होते हैं। क्यों दिल साहब? बिल्कुल सर, आपकी बात दुरुस्त है। एक और भी बड़ा मजे का इंस्टेंस हुआ है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब
हाँ। आज बड़े बगलगीर हुए हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, उनके रुखसार पर उन्होंने एक बोसा भी दिया और फिर यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान का झंडा भी लगा के गए हैं, बैज लगा कर गए हैं। मेरे ख्याल में माजरत के साथ ये सारी शोबदाबाजी है। भाई एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, आप एक नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन के चेयरमैन हो, आप उनको झंडा जाके दे रहे हो जैसे आप ज्यादा पाकिस्तान से मुहब्बे वतन हो। सर नहीं देखें, नहीं मेरे ख्याल है अब सीनियर की बात नहीं है। ये झंडा देखे ना, आप किसी को झंडा दे के क्या साबित कर रहे हैं कि आप ज्यादा मुहब्बे वतन है और आपने ये झंडा उतारना नहीं है। तो माफ कर दें। नहीं मेरे ख्याल में मतलब वो सीनियर थे किसी नहीं ज़माने में नहीं उनको जो तो- भी सीनियर था, मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप जाके बैज लगा रहे हैं, झंडा लगा रहे हैं और मेरे ख्याल में ये कुछ बनती नहीं थी। और शौकत सिद्दीकी साहब जो है माशाल्लाह जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी दिखावे के लिए बहुत कुछ करते रहते थे कमरा अदालत के अंदर भी, ठीक है ना, और उसके चले वो उसमें माजी हम का तारीख किस्सा में नहीं हो गया। जाते, मगर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जिसने हल्फ उठा लिया है, आपका कोई नहीं बनता कि आप उसके कपड़ों पे जाके बैज लगाएं। और ये मतलब ये तो मैं समझता हूँ कि ये कर्टिसी नहीं है और ये मैनर्स नहीं है कि आप जाके उन्हें बैज लगा रहे हैं और वो उनको आज- ये बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, भाई आप क्या लेक्चर दे रहे हैं। उसने अभी तो हल्फ उठाया है पाकिस्तान के आइन के दिफा का, आप जाके झंडा लगा के आप ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान। वैसे एक और बात भी है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है सुप्रीम कोर्ट के अब वो जज हैं जो 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो हलफ है ना, अब तो वो उन्होंने जो आइन का हलफ, पुराने वाले जज कहते थे हमने तो पुराने आइन का हलफ उठाया हुआ है तो अब नए ये नहीं कह सकते। नहीं मेरे ख्याल में और ये फिर अब मतलब जस्टिस याहिया अफरीदी 2.0 वर्जन होंगे। नहीं मेरे ख्याल में हल्फ तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई 27वीं आनी तरमीम में, तो हल्फ तो वही है। और उन्होंने जो हल्फ उठाया है, अब अगर पीछे से कोई आईनी तब्दील कर दे तो इसमें हल्फ उठाने वाले का क्या कसूर है। वैसे भी अगर आप ये समझ आइन का हल्फ उठाया ना, वो आइन इस वक्त मुकम्मल मौजूद है ना 26वीं और 27वीं तरमीम। जो पहले वाले जजेस उन्होंने 26वीं और 27वीं तरमीम का हल्फ नहीं उठाया था, वो साकिब साहब ये बात बता रहे हैं। नहीं, बहरहाल 26-27वीं तरमीम के ऊपर कोई हल्फ नहीं होता, आइन के ऊपर हल्फ होता है। अगर तरमीम के ऊपर होना होता ना तो ये जो नए आइनी ओहदे बने ना, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हो गया, ये कमांडर स्पेशल टास्क फोर्स हो गया, फिर